हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, यूजुअली ये क्वेश्चन नहीं करवाया जाता और उसका रीज़न ये दिया जाता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि इस बात की क्या गारंटी है कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, और दूसरी बात यह है कि लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि हम ना करें, हम महरूम हो जाएं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से। और आगे आने वाले जो साल होंगे यूनिवर्सिटी के और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, जब हम इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे और वहाँ कुछ इस तरह की चीज़ आ गई, तो हमने तो क्योंकि किया ही नहीं था ये सवाल, इसलिए नहीं किया था कि जी एग्ज़ाम में नहीं आता, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने ज़रूरी हैं और आप जब ये सवाल कर लेंगे तो आप उन तमाम स्टूडेंट्स से ऊपर वाले लेवल पे चले जाएंगे, अबव हो जाएंगे, जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता। और आप जानते हैं ना तमाम स्टूडेंट्स कि जिसके पास जितनी नॉलेज होती है वो इतना ही अच्छा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए। मेरे पास भी एक बहुत आसान रास्ता है कि मैं कह दूं कि जी क्वेश्चन नंबर 3 एग्ज़ाम में नहीं आता, ये इररेलेवेंट है, तो इसको छोड़ दें। ये इररेलेवेंट कहाँ से है? हमारा टॉपिक है वेक्टर्स का और एक्सरसाइज 9.7 के अंदर हम कॉन्करेंट फोर्सेस पढ़ रहे हैं और ये सवाल भी फोर्सेस का है। तो ये इररेलेवेंट कहाँ से हो गया? सिर्फ इसलिए इररेलेवेंट हुआ कि ये एग्ज़ाम में नहीं आता, ये बात गलत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और ये देखिएगा, आपको मैंने इस क्वेश्चन पर ख़ुद भी, जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे ख़ुद भी इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी और मैंने ये सोचा कि कोई ऐसा वे तलाश किया जाए कि आपको ये क्वेश्चन 100% सही तरीके से समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आप बोलेंगे यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ देम and is perpendicular to it in direction, find the other forces। स्टूडेंट, आपके पास दो फोर्सेस हैं और वो कहता है कि उन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, यानी कि जब आप दो चीज़ों को, दो वेक्टर्स को, फोर्सेस वेक्टर्स होती हैं, तो जब आप इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। वो ये कहता है कि ये जो रिजल्टेंट है ये इन दो फोर्सेस में से किसी एक के बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, और ये उस दूसरा वेक्टर का, दूसरी वो जो फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये उसके परपेंडिकुलर भी है। तो आप दूसरी फोर्स बताओ कितनी होगी? बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम लेट करते हैं, क्योंकि बात क्या हो रही है, दो फोर्सेस की हो रही है, तो हम लेट कर लेंगे। लेट द टू फोर्सेस आर, एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है। क्योंकि वेक्टर है तो इसके ऊपर आपने एक एरो बना दिया। एरो का हेड ना भी बनाएं, अगर एक लाइन लगा दें, मार्क कर दें, तो इसका मतलब भी वेक्टर होता है। तो आपने सबसे पहले लेट किया कि जी दो फोर्सेस जो हैं वो है, उसमें से एक फोर्स है F1 और एक है F2। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो। तो R इज इक्वल टू R फॉर रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? इन दोनों को ऐड करते हैं, F1 प्लस F2। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ देम। हम ये सपोज कर लेते हैं कि R का जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, वो एक फोर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर है। कौन सी फोर्स ले लेते हैं हम? F1 ले लेते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी पर एक्सक्यूज़ मी, अब ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसिर है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड F1 के बराबर लें या F2 के बराबर लें, इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लाइन थी, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैंने कह दिया कि जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R का जो मैग्नीट्यूड है वो F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्वेश्चन में उसने बोला है, और क्या बोला है उसने? और बोला है एंड इज परपेंडिकुलर टू इट, और कहता है कि R जो है वो क्या है? इज परपेंडिकुलर टू F1, यानी कि R जिस फोर्स के R का मैग्नीट्यूड जिस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, उसी फोर्स के जो R है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन जो था वो आपको गिवन है यहाँ तक।
तो ये जो चीज़ वर्डिंग में लिखी हुई थी उसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया कि जी मेरे पास दो फोर्सेस हैं F1 F2, उनका रिजल्टेंट है R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R का जो मैग्नीट्यूड है वो F1 की मैग्नीट्यूड के बराबर है और R जो है वह परपेंडिकुलर टू F1 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है वी नो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट प्रोडक्ट इज ज़ीरो। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि देखें अगर फर्ज करें दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी तो वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल कितना आ गया, थीटा कितना आ गया 90 और कॉस 90 क्या होता है आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकालेंगे। कॉस 90 होता है 0 और 0 जब इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये बात मैंने यहाँ लिख दी। वी नो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। सो क्योंकि हमें उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि R जो है रिजल्टेंट जो है वो F1 के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि R डॉट F1 बराबर किसके है, 0 के है। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अच्छा फिर एक बात दोबारा मैं बता रहा हूँ, जहन में आ सकती है कि यार सर ने F1 को क्यों लिया। मैं दोबारा कह रहा हूँ आप F2 ले लें और यही सारी वर्किंग करें जो मैंने F1 के साथ किए, आपका आंसर 100% क्लियर आएगा। सॉरी मतलब क्लियर का मतलब है 100% वही आएगा जो F1 को लेकर आ रहा है। तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तो अब पता लग गया कि जनाब क्योंकि R और F1 जो है वो परपेंडिकुलर है तो मैंने कह दिया R डॉट F1 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 के। अच्छा बट हमें तो ये पता है कि R किसके बराबर है, हमें पता है R बराबर है F1 प्लस F2 के, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो इस R की जगह पर अब मैं लिख देता हूँ F1 प्लस F2, यह R की जगह पर आ गया और डॉट क्या है F1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर लेते हैं, यानी कि F1 से भी मल्टीप्लाई होगा और F1 F2 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। तो F1 का F1 के साथ डॉट प्लस F1 का F2 के साथ डॉट, ये आ गया और ये 0 के बराबर चलता हुआ आ रहा है। आगे चलते हैं। हमें पता है कि F1 और डॉट F1 जब दो वेक्टर्स का सेम वेक्टर्स का आप डॉट लेते हैं, जब दो सेम वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो उनका एंगल 0 होता है, यानी कि उसका जो फाइनल आंसर आ जाता है वो आ जाता है a²। तो इसीलिए मैंने देखिए आपके सामने जब F1 को F1 से डॉट लिया तो उसका क्या आ गया, F1 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, प्लस क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डॉट प्रोडक्ट हैं दो वेक्टर्स के। तो आप जानते हैं a डॉट b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। तो F2 डॉट F1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 मैग्नीट्यूड ऑफ F1 कॉस थीटा और इज इक्वल टू 0 चल रहा है। तो F1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये प्लस का साइन है, इस पूरी चीज़ को आप उठा के वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस F2 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय F1 का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये प्लस यहाँ आके क्या हो गया माइनस। अब आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला है, वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। जब हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, एक तो आपके पास ये हेड टू टेल रूल होता है, एक होता है एनालिटिकल मेथड जब थीटा आ जाए। तो एनालिटिकल मेथड का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आपकी बुक में जो है वो लिखा हुआ है कि R इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा। अब मैं A1 और A2 नहीं ले रहा क्योंकि मैं फोर्सेस को F1 और F2 कह रहा हूँ। तो मैंने देखें क्या किया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। यहाँ तक आप पहुँच गए। बट आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R जो है वो R का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, F1 के बराबर है। तो मैं इस R के मैग्नीट्यूड को R के मैग्नीट्यूड की जगह पर लिख रहा हूँ। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, R का मैग्नीट्यूड बराबर है F1 का मैग्नीट्यूड, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हटा के अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, ये F1 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, F2 का स्क्वायर ऐसे आ गया, प्लस 2 ऐसे ही आ गया। और अब यहाँ से इसका नाम मैंने रख दिया है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से देखिए अगर आप इस माइनस की साइन को वहाँ भेज दें,
अगर आप इस माइनस की साइन को वहाँ भेज दें तो F2 F1 cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस F1 के स्क्वायर के। तो वही काम मैंने यहाँ किया, प्लस 2 लिखा और F1 F2 cos थीटा, F1 F2 बोलेंगे, F2 F1 बोले, कोई मसला नहीं है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, A डॉट B लें या B डॉट A लें। और वैसे भी आप ये देखिए कि यहाँ पर क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड पे तो मसला है ही नहीं, तो इसलिए ये लिखा हुआ है F2 F1 cos थीटा, माइनस को वहाँ भेज दें तो F1 F2 cos थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं माइनस F1 का स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2F1 का स्क्वायर रूट। और आगे चलते हैं, ये देखिए F2 का स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, ये लिखा हुआ है 1F1 स्क्वायर और ये लिखा हुआ है माइनस 2F1 स्क्वायर। तो 1 में से माइनस 2 गया तो ये आ जाएगा माइनस F1 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं। स्क्वायर रूट ख़त्म कैसे होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैंने लिख दिया SBS स्टैंड्स फॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर लगा दें, F1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर। ये इस वाले स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, तो आपके पास बाकी क्या बचा, F1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर। अब आप क्या करें, इस माइनस F1 के स्क्वायर को उठा के इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर। अच्छा, ये जो आपने मॉड का साइन लगाया हुआ है इसको हटा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉड का साइन सिर्फ उस पर लगता है जब आपके पास ये चीज़ हो, ऊपर एरो लगा हुआ है तो फिर आप लगा देते हैं मैग्नीट्यूड के लिए। लेकिन अगर आप सिंपल खाली F भी लिखते हैं इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है। तो लिहाजा मैंने ये जो लिखा हुआ है F1 का स्क्वायर इसको इस तरह लिख दिया F1 स्क्वायर सिंपल, और ये माइनस F1 स्क्वायर इसको उठा के इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस F1 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 क्या होता है, ये हो जाएगा 2F1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है, F2 का स्क्वायर। स्क्वायर ज़रा थोड़ा सा ऊपर लिख दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो F2 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड पे लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा F2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2F1 का स्क्वायर। यहाँ से मुझे स्क्वायर लगाना नहीं चाहिए था क्योंकि स्क्वायर हटा तो उस साइड पे क्या लगा, स्क्वायर रूट लगा। तो F2 इज इक्वल्स टू रूट 2 ऐसे ही आ गया, F1 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये F1 बन जाएगा। और यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या आ गया, F2 क्या था, सेकंड फोर्स इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम फर्स्ट फोर्स। तो ये जब कंडीशन होगी, और ये एक फैक्ट बन गया, ये एक फैक्ट बन गया कि अगर रिजल्टेंट जो है वो एक फोर्स के बराबर हो और उसके परपेंडिकुलर हो तो दूसरी फोर्स क्या होगी, पहली फोर्स का स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा सवाल था। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 3। बहुत मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन किया है और कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फर्स्ट अटैम्प्ट में समझ में ना आया तो वीडियो को बार बार देखिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसके बाद जो रह जाएंगे क्वेश्चंस 9.7 के, छोटी सी एक्सरसाइज है, अभी हमने 3 किया है, अब रह जाएंगे 4, 5, 6। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में तीनों ही क्वेश्चन करवा दूँ 4, 5, 6, वरना अगले 2 लेक्चर में तो कंफर्म कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज 9.7। तो स्टूडेंट, ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी और बहुत मज़ा आया होगा। और आज आपने वो क्वेश्चन किया जो आप करते ही नहीं हैं, करवाया ही नहीं जाता, आज आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप तमाम बच्चों से हमेशा की तरह इस दफ़ा भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, मेरी वीडियोज़ को खाली अपने तक महदूद नहीं रखें, बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं और जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन सबको शेयर करें, क्योंकि सबका फ़ायदा होना चाहिए। और उनको भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें इसलिए बोलता हूँ कि इल्म बांटने से बढ़ता है। आप इल्म जितना ज़्यादा बांटेंगे इतना ही इल्म बढ़ता जाएगा आपका भी। तो आप अपने तक महदूद रखेंगे तो ये इल्म में कंजूसी है, इल्म में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। देखें ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे जब भी वो ये वीडियो देखें, तो मैंने ये इल्म उनकी तरफ मुंतकिल कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास से कोई चीज़ कम हो गई? नहीं, ये आपको समझाने के बाद ये टॉपिक मेरा और स्ट्रांग हो गया। तो आप भी दूसरे दोस्तों को समझाएं, उनके साथ बैठ के पढ़ें, कंबाइंड स्टडी करें, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन कंबाइंड स्टडी में पढ़ाई करिएगा, कोई और बातें नहीं करिएगा। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।